हमारे साथ पैनल पर हैं टू माय राइट। कोई गेसेस इनका नाम क्या है इन जेंटलमैन का, डिंपल्स वाले? ओके, सो हियर इज हितेश वशिष्ठ, जो कि एक पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट हैं। बॉडी माइंड सोल कनेक्शन कोच हैं और साथ ही साथ उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी फाउंड की है जिसका नाम है लाइफ हियर एंड नाउ। ठीक है, बता रही हूँ हितेश जी? धन्यवाद धन्यवाद। सो लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज, एक जोरदार तालियां हितेश के लिए। हितेश के साथ बैठी हैं लीना भारती मैम। आई कैन जस्ट कॉल हर पंजाब की लायनेस, जिन्होंने बहुत सारा ध्यान प्रचार का काम किया और बहुत सारी किताबों से और जीवन से ज्ञान प्राप्त किया। नेक्स्ट, बिफोर आई गो टू द डांसर हु वाज गिविंग अस ऑल अ कॉम्प्लेक्स, सो उससे पहले आप इस जेंटल वुमन, इस जेंटल लेडी को भी गेस कर सकते हैं। प्लीज इंट्रोड्यूस मी गाइस। बहुत है बहुत है। सो आई एम डॉक्टर काजल एंड फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन एक ध्यानी है और बात करना अच्छा लगता था, बचपन में डांट पड़ती थी, आज उसी से सबको जानते हैं, बड़ी मज़ेदार बात है। और इसके मेरे साथ आलेख्या, जो कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पीएमसी हिंदी की, साथ ही साथ वो एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, साउथ की आन और नॉर्थ की शान, आलेख्या शास्त्री। नाम ही काफ़ी है। ओके फ्रेंड्स, आज हमारे इस सेशन में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं कर्मा पर। बड़ी सबको कर्मा पे बहुत प्रश्न रहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सोल प्लान क्या होता है। ये लोग पीएमसी वाले ही बात करते हैं और कोई चैनल पे नहीं बात करते, तो ये कुछ होता ही नहीं है, पीएमसी का इमेजिनेशन है। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे लीना मैम, व्हाट इज सोल प्लान, कुछ होता है क्या? प्लीज हमें बताइए कुछ। फ्रेंड्स, जब कोई भी सोल धरती पे जन्म लेने से पहले अपनी लाइफ का एक ब्लूप्रिंट बनाती है, जिसमें उसने किस घर में जन्म लेना है, किस समय जन्म लेना है, किस कंट्री में जन्म लेना है, कौन उसके माता पिता होंगे, कैसा उसका एनवायरनमेंट होगा और कौन से उसके दोस्त होंगे, क्योंकि लाइफ में सपोर्ट भी चाहिए, कौन से उसके, जिसे हम यहाँ पे सो कॉल्ड दुश्मन कहते हैं, जो कि हमारी सोल की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस, सब कुछ अपने स्पिरिट गाइड और अपनी सोल फैमिली के साथ जन्म लेने से पहले वो प्लान करती है। रॉबर्ट श्वार्ट्ज़ ने अपनी बुक सोल्स गिफ्ट में, डॉक्टर ब्रायन वीस ने जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन की तो उन्होंने इस चीज़ को जाना, फिर इस पे बहुत सी किताबें लिखी गई, तो उसे हम सोल प्लान कहते हैं, जिसमें वो क्वालिटीज़ भी अपने साथ लेके आती है जो उसे यहाँ आके चैलेंज जो फेस करने हैं, ताकि उसमें उतनी स्ट्रेंथ हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी हमारी लाइफ में चैलेंज है, हमें उतनी क्षमता है कि हम उस चैलेंज को फेस कर सकें, बस हमें अपनी उस क्वालिटी को और निखारना है। तो ये सोल प्लान है जो हम सब अपने लिए करके आए हैं। थैंक यू। ये दोस्तों, ये आपको जो लोग अभी अभी जुड़े हैं हम लोगों के साथ, उनको लगेगा कि भाई इतनी दिक्कत हम अपनी ज़िंदगी में क्यों प्लान करके आए थे, हमें क्या हो गया था उस टाइम पे, ऐसा क्या हमने सोचा कि हाँ मैं ये जाके करूँगा। तो हितेश, आप कुछ बताइए इस बारे में कि हम सच में ऐसे इतने चैलेंजेस हम अपने लिए क्यों लेंगे ना। मतलब कि मुझे कैंसर हो, मेरे को प्रॉब्लम्स हो, इतनी सारी रिलेशनशिप इश्यूज हो, मैं क्यों प्लान करूँगी ये सब? तो देखिए, जैसे सोल प्लान की बात करते हैं, ये नाम ही बहुत कुछ बताता है, सोल के लेवल पे जो प्लान किया जाता है। अब अगर मैं कोई चैलेंज की बात करूं, फिजिकल चैलेंज बात करूं, या इमोशनल या सिचुएशनल, ये कहाँ पे है? मेरे बॉडी लेवल पे है, या इमोशनल लेवल पे है, या मेंटल लेवल पे है। तो इसीलिए हम जो सोल लेवल पे डिसाइड करते हैं, हमें लगता है कि मैं ऐसे की चीज़ें क्यों चुनूंगा,
पर सोल इस चीज़ को इसलिए चुनती है क्योंकि उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू लर्न एंड टू ग्रो। क्योंकि उस प्लेन में, स्पिरिट प्लेन में, सोल प्लेन में हम सबको पता है कि दैट वी आर गॉड्स, बट वो जब तक फिजिकल रियलिटी में रह के हम जी नहीं लेते तब तक वो हमारे अंदर इंटरनलाइज नहीं होता। इसे हम कह सकते हैं सीड कॉन्शियसनेस एंड ट्री कॉन्शियसनेस। जैसे एक बीज के रूप में वो हमारे अंदर तत्व है, पर जब तक वो अंकुरित होकर उसका पेड़ नहीं बन जाता, मैं उस तरह से देखने नहीं लगता अपने समाज को, अपने आप को, अपनी दुनिया को, तब तक वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं उसका अभी इम्प्रोवाइजेशन है। मतलब आपका मतलब ये है हितेश कि हम ये ना सोचें कि ये मेरी सासू माँ बहुत बुरी है, मुझे इतने ताने मारती है, या मेरा बॉस इतना बुरा है, या मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ गलत किया, नोबडी टू ब्लेम। जी देखिए, इस प्रश्न से ज़्यादा, इस चीज़ पे कंप्लेन करने से ज़्यादा ज़रूरी है ये वाला प्रश्न। इसको आप लिख सकते हैं, और ये प्रश्न है कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मैंने इनको अट्रैक्ट किया है। वॉट इन मी हैव अट्रैक्टेड देम, कि मेरे अंदर ऐसा क्या तत्व है जिसके कारण मैंने इनको अपने जीवन में आमंत्रित किया है। जब हम इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम कंप्लेन को छोड़ के अपने अंदर देखना शुरू करेंगे। बाहिरमुखी से अंतर्मुखी होना इसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पे अगर हम ज़्यादा फोकस करें कि मैंने इनको अपने जीवन में क्यों अट्रैक्ट किया है, मैंने इस चीज़ को, इस सिचुएशन को, इस इलनेस को, ऐसे टफ रिश्तों को क्यों अट्रैक्ट किया है, मेरे अंदर ऐसा क्या है, तो वहाँ से आंसर मिलेगा। तो अलेख्या जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ लोग की लाइफ तो इतनी आसान सी लगती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, रिलेशन भी ठीक है, जॉब भी अच्छी है, पैसा भी अच्छा है। कुछ लोगों की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, मतलब हमने इतना मल्टीपल बैगेज हमने लिया है क्या? एक्चुअली मैं एक बुक है सोल लेसन्स, 22 सोल लेसन्स बाय सोनिया कुकेट। तो उस बुक में उन्होंने एक चैनल्ड मैसेज है फ्रॉम द लाइट एमिसरीज। ये पैनल डिस्कशन स्वाध्याय का है, इसलिए हम बुक्स के बारे में बता रहे हैं। तो इस बुक में वो बताते हैं कि हर एक आत्मा जब शरीर धारण करने के लिए आती है, यानी कि अनुभव लेने के लिए आती है इस भौतिक स्तर पर, तो किसी 4 स्थितियों में, हम सोल के एवोल्यूशंस तो सोल की लेवल्स तो जानते हैं, बट 4 स्थितियों में हर एक लेसन को सीखते हैं। तो प्राइमरीली 22 सोल लेसन्स होते हैं आत्मा के, मुख्य सोल लेसन्स। उसके अंदर बहुत बहुत अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, बट जो मेन थीम्स होते हैं 22 सोल लेसन्स होते हैं। और इन 22 सोल लेसन्स में हम किसी ना किसी 4 स्थितियों में गुजरते हैं। पहली स्थिति है जब आप एक स्टूडेंट हो, यानी कि एक शिक्षक हो। इस समय जो भी आपके जीवन में हो रहा है, आपको एक दुर्घटना, ये एक प्रॉब्लम की तरह ही लगेगी। आपको कहीं भी बाहर अंधकार ही अंधकार दिखेगा, आपको लगता है कि इसका कोई सल्यूशन नहीं है। ये कुछ, जब वो लेसन का आप स्टूडेंट हैं, जब सेकंड स्टेज में आते हैं, आप धीरे 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 एक अप्रेंटिस, यानी कि एक इंटर्न, जैसे कोई स्कूल के टाइम पर या कॉलेज के टाइम पे नहीं बोलते अच्छा 6 महीने आप जॉब करके आइए, समर इंटर्नशिप टाइप, वो आप एक इंटर्न रहते हैं। अब इस स्थिति में जो मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा के लिए ये अनुभव है, अनुभव ये लेसन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आप को प्रेम करना नहीं जानती, तो मेरा पहला, अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अपने आप को दोषी मानती रहूँगी, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं अकेली हूँ, अकेली हूँ, अकेली हूँ। सोल लेसन है कि आपको ये स्वीकारना है, आई एम अ डिवाइन सोल। आप अनेक अनेक जन्म सिर्फ ये सीखने के लिए ही आते हैं। इसके पीछे क्या होता है? सेल्फ लव नहीं है। तो अगर आप स्टूडेंट हो, आप कोई भी कितना भी आपको बोले, आप सुन नहीं पाओगे। जब आप एक इंटर्न बन जाते हो, आप धीरे धीरे सोचने लगते हो, अच्छा कुछ लोग आपको बोलेंगे, आप समझते हो हाँ, उस समय जब वो आपको बताएंगे आपको लगेगा हाँ, बट वापस आप अपने जीवन में जब चले जाओगे, जैसे आपने एक सत्र में सुना हाँ लव करना चाहिए अपने आप को, अपने घर में जाओगे आप भूल जाओगे, बोलिए अरे फिर से वो सारी परिस्थितियां आएंगी और उसमें उलट जाएंगे। तीसरा स्थिति होता है जब हम इस लेसन में इवॉल्व होते हैं, वो होता है जब हम जर्नीमैन, यानी कि एक यात्रीगण शुरू बन जाते हैं। अब धीरे 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 जो सेल्फ लव का जो आप सीख रहे हैं, उसको अपने जीवन में अपनाना शुरू करते हैं। जो भी आपकी अंदर की जागरूकता है, वो कॉन्सेप्ट के प्रति कि मुझे अपने स्वयं के साथ प्रेम करना है, ना केवल अच्छे कपड़ों के साथ, या अपने आप को सही में अपने आप को
स्वीकारना है, वो सेल्फ एक्सेप्टेंस, वो सब एक यात्रीगण स्थिति में आता है। और अल्टीमेट चौथा स्थिति होता है हमारे लेसन में, वो होता है मास्टर, एक गुरु का। तो पत्री जी हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक मास्टर की सेल्फ लव की मास्टरी जिनसे सीख लिया है, सेल्फ लव की मास्टरी जो सीख जाता है, तो इसकी जीवन में उसको सेल्फ लव का लेसन फिर से सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो जीवन में हम जो भी अनुभव कर रहे हैं, हम किसी ना किसी सोल लेसन में किसी ना किसी इन 4 स्थितियों में गुजरते रहते हैं, जिसकी वजह से किसी किसी चीज़ों को हम बहुत आसानी से समझ पाते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। और कुछ चीज़ें होती है जो बहुत कठिनाइयाँ से लाख बार सुनने के बावजूद भी हमें लगता है ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इसको बदलने में हमें समय लग रहा है। सो अगर हमें ऐसे लग रहा है कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ क्यों हैं, हमें खुद अंतर्मुखी होकर देखना है कि हम कौन से सोल लेसन में, जैसे हितेश सर ने कहा, क्या चीज़ है जो मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, और उस अट्रैक्शन से आप किस स्थिति में है जिसे आप अपने अंदर वो बदलाव ला सकते हैं, हमें पता लगता है। थैंक यू। अलिका जी, अभी आपने सेल्फ लव की बात करी, तो हम सब लोगों को उसका मतलब लगता है कि बस हम शीशे में देखें और अपने आप को आई लव यू बोलते रहें। क्या यही होता है क्या? सेल्फ लव की परिभाषा क्या है? तो मैं इसमें पत्री जी को लाना चाहूँगी, एंड आई थिंक हितेश सर एंड लीना मैम ऑल्सो विल हैव देयर ओन एक्सप्रेशन, एंड यू, बिकॉज आप बहुत ब्यूटिफुली इसको दर्शाते हैं, आपसे ही मैं ये सीखती हूँ कभी कभार इन सम सिचुएशंस। तो सेल्फ लव में सेल्फ डाउट भी इंक्लूडेड होता है। मैंने पत्री जी से एक बारी पूछा था कि सर, मैं अपने आप को हर कार्य में करती हूँ तो मुझे लगता है मैं कम हूँ, मैं अपने आप को ही डाउट करती हूँ, और आप कहते हैं, हर एक पर्सन कहता है कि स्वप्रेम करो स्वप्रेम करो। तो पत्री जी ने कहा, सेल्फ डाउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोल एवोल्यूशन। तो हम सेल्फ लव को किसी एक चीज़ या एक्टिविटी के साथ ना जोड़ के, सेल्फ यानी कि मैं स्वयं जो हूँ, एक आत्मा हूँ जो अनेक अनेक अनुभव, अनेक अनेक जन्मों में अनुभव लेकर निरंतर ये यात्रा चलाने के लिए जो ये आत्मस्थिति में हूँ, जो ये जीवन को अनुभव कर रहा है, हर एक अनुभव को स्वीकारने के लिए जो मैंने इस जीवन में अपनी परिस्थितियाँ चुनी हैं, जिसमें डाउट भी इंक्लूडेड है, उसको स्वीकारना मेरे हिसाब से फॉर मी सेल्फ लव। तो अगर आपके अंदर डाउट है कि क्या मैं कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, अगर वो आपको नकारात्मक बना रहा है वो अलग बात है, बट अगर आपको उससे इंस्पिरेशन मिल के आपको लगता है कि आप और अपने आप को बेहतर करना चाहे, तो वो भी आपके लिए सेल्फ लव हो सकता है। जी दोस्तों, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको अपना ही एग्जांपल बताऊंगी। कल हमने अपने कॉलेज में एक ध्यान का सेशन ऑर्गेनाइज किया, और मुझे लगता है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता। मुझे लगता है मुझे लिखना आता है, बोलना आता है, पढ़ना आता है, मैं ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती। तो ध्यान में हमने ये सीखा है सर से, नेवर से नो। जो आपको काम आया है वो आप उसको यस बोलिए। सो ये मैंने इस चैलेंज को लिया कि हाँ, मैं इसको ऑर्गेनाइज करूँगी। और देखिए, यूनिवर्स का गिफ्ट देखिए कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। जनरली सब छोड़ के चले गए जो अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर्स थे। मैंने एक बार भी सेल्फ डाउट जो मुझे बड़ा रहता था, बट आई वाज लाइक नहीं, करना तो है ही। और इसी स्पिरिट से ऑर्गेनाइज किया और सब कुछ होता गया। आई डोंट नो हाउ, बस वो हो जाता है। आपको बस हाँ करने की देर होती है दिल से, ये तो करना ही यूनिवर्स का काम है। जब हम ऐसा सोच लेते हैं तो कुछ भी रोक नहीं सकता इस दुनिया को बदलने से। राइट हितेश मैम? तो हितेश, आपसे पूछना चाहूँगी, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट हैं, तो ऐसी कोई, आप जैसे आपने सोल प्लान की बात करी, तो आपने किसी का सोल प्लान सुना है कभी कि उनको प्लान करते हुए, माने जैसे आप रिग्रेशन करते हैं तो उसमें क्या वो एक्सेस कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे डल सकते हैं। मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। ये केस स्टडी एक प्लास्टिक सर्जन की है। बड़े फेमस हैं एंड इज़ वेरी नोन फॉर हिज प्लास्टिक सर्जरी। अपनी प्लास्टिक सर्जरी जैसे आजकल बहुत चलती है, ब्लेफरोप्लास्टी, लिपोसक्शन, उसमें बहुत बड़े उनका नाम बहुत है। पर उनको खुद स्कैल्प सोरियासिस है। स्कैल्प सोरियासिस क्या होता है कि जैसे आपकी ये जो आपका शिखा है, आपके बालों के नीचे खोपड़ी के ऊपर एक्जिमा जैसा स्किन इशू होना, स्किन का एक कंडीशन होना जो बढ़ता रहता है, रेडनेस होती रहती है, गर्दन तक फैलता रहता है।
तो उनका ये क्वेश्चन था कि मैंने इस चीज़ को क्यों अट्रैक्ट किया है, कि मैं तो इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, इतना लोगों को जो हंसना सीखना चाहता है मैं उसको हंसने के लिए हेल्प करता हूँ, जिसको आंखें चाहिए मैं उसकी आंखें बड़ी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक पास्ट लाइफ में देखा कि वो एक रॉबरर है, डकैत। तो लोगों का सामान चोरी करना, आते जाते का सामान छीन लेना, ना ही केवल सामान छीनना, वो लोगों के बालों को भी छीनते थे। मतलब कि एक तो काटना होता है, एक होता है कि पकड़ के खींच लेना। तो इस तरह से वो बालों को खींच खींच के रखते थे और बालों को बेच के फिर और ज़्यादा आमदन इकट्ठी करते थे। उन्होंने ज़िंदगी इस तरह से निकाली और एंड के मोमेंट में जब अब मृत्यु का समय आता तो सबको अपनी अपनी एक रिव्यू मिलता है, एक साक्षात्कार मिलता है, एक समीक्षा होती है कि भैया मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे किया। तो उनको भी ये समझ आया कि मैंने बड़ा गंदा काम किया, ऐसा करना नहीं चाहिए था मुझे, मैं अपनी लाइफ को एक अच्छे पर्सपेक्टिव से लेकर जा सकता था। तो उनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर शेम आई, शेम की फीलिंग हुई। फिर डेथ हो गई उनकी उस समय, और जब वो आफ्टर स्टेट्स में पहुँचे, जब उनका मास्टर्स के साथ एक कनेक्शन हुआ, थोड़ा हीलिंग हुआ। हीलिंग के बाद क्या होता है, आप अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट लिखते हो। तो उन्होंने अपनी पास्ट की स्क्रिप्ट को पढ़ा कि मैंने कैसा कैसा जीवन जिया था, उसके बेसिस पे अब उन्होंने नेक्स्ट लाइफ को लिखना शुरू किया। अब नेक्स्ट लाइफ में क्या आता, पहले तो ये कि जो उन्होंने पीछे क्रिएट किया था उनको कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक्सपीरियंस करना होगा। तो बालों का लोगों को खींचा, तो अपने ऊपर स्कैल्प सोरियासिस को उसको मैनिफेस्ट किया। अब यहाँ पे हमें लग सकता है कि कर्मा बैलेंस हो जाएगा, कि आपने जो किसी को किया, आप अपने ऊपर जब एक्सपीरियंस करते हो आपका कर्मा बैलेंस हो गया। पर उन्होंने क्या चूज़ किया कि उस सोल स्टेट में एक प्लास्टिक सर्जन बनना चूज़ किया। प्लास्टिक सर्जन बनना क्यों चूज़ किया? क्योंकि जिन लोगों को मैंने इतनी पेन दी, जिनके मैंने आकार रूप रंग को बिगाड़ा, अब वहीं जाके मुझे नीचे लोगों को उतना रूप रंग देना है ना। जैसे हाँ, तो मैंने इसी तरह का मैंने एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक पास्ट लाइफ में लगभग 600 से ज़्यादा बच्चों को मारा। इस जीवन में वो गायनोकोलॉजिस्ट बन के आई हैं, क्योंकि वो इतने लोगों को बचाना चाहती हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कर्मा या सोल प्लानिंग सिर्फ ये नहीं होता कि आप बैलेंस, एक लाइफ में सिर्फ बैलेंस करने आओ। हमारा पोटेंशियल बहुत बड़ा है। जैसे रत्नाकर के बारे में आप सब जानते हैं, रत्नाकर कहाँ जाके वाल्मीकि बन गया, कितना बड़ा एक ही लाइफ में उसने शिफ्ट ले लिया। तो इसी तरह से हमारा भी पोटेंशियल वैसा है। अगर हमने बैलेंस करना सीखा है, हम बैलेंस से भी ऊपर अपने एसेट्स को और ऊपर लेकर जा सकते हैं, ताकि हम रियली यूनिवर्स में जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो कंट्रीब्यूट कर पाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरह का प्रोफेशन हम चूज़ करते हैं वो भी बड़ा मीनिंग देता है हमारी लाइफ की जर्नी को। नितेश जी, मैं सोच रही हूँ मैंने कितना झूठ बोला होगा कि इस जन्म में मैं सबको स्पिरिचुअल सच बताती हूँ, तो बहुत झूठ बोल के आई हूँ। एंड दैट्स ओके, क्योंकि ये हमारी सबकी जर्नी है दोस्तों। कुछ करके आते हैं, आगे कुछ और बेहतर सुंदर करते हैं, क्योंकि हमारा ये लाइफ का एक जर्नी है कि आप अपने पिछले वर्जन से बहुत बेहतर बनते हैं। कितना बेहतर आप बनते हैं वो आपके ऊपर है। तो हम सब ध्यानी यहाँ पर हैं, हम कौन सी सोल स्थिति में यहाँ लिखा है जी? इफ यू कैन गेस। आई थिंक ये एक जवाब हम सब अपने आप के साथ ही बोल सकते हैं। जैसे मेरा पहला आंसर था कि हर लेसन में हम किसी ना किसी स्थिति में हैं। पत्री सर ने कहा अगर मैं शिखर पे बैठा हूँ, हिमालय पे बैठा हूँ, और अगर आप मुझसे मिलने आए हैं तो यानी कि आप भी चढ़ के ही आए होंगे, तो आप उस स्थिति में हैं। सो ब्यूटीफुल। सर की बातों को ही फिर से दोहराऊंगी, बट ये मैंने सीखा है कि आनापानसति ध्यान करने में जो भी आता है उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, तभी वो यहाँ पर आए होंगे। बिकॉज बहुत 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 अलग प्रकार के मार्ग हैं आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो अगर हम यहाँ आए, नॉट जस्ट हियर, इन जनरल, जो भी अभी पीएमसी हिंदी देखकर मैं ये भी देखती हूँ कि कितने सारे लोग बोलते हैं कि हम पत्री जी से नहीं मिले। बट मैं सोच रही थी अगर 10 साल पहले अगर मुझे टीवी में कोई दिखाता कि ऐसे ध्यान बहुत आसान है, क्या मैं कर पाती? तो मैं सोचती ना। तो जो लोग पत्री जी से नहीं भी मिले बट एक चैनल देखकर उन्होंने ध्यान करना शुरू किया है, दे मस्ट बी सच ग्रेट मास्टर्स। तो सभी मास्टर्स के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अपने जीवन के अलग अलग लेवल्स में हम हो, अलग अलग लेसन्स लेके आए हों, बट सामूहिक चेतना के स्तर पर हम सब
बहुत उन्नत आत्मा होंगे, सब लोग बोल ही रहे हैं, क्योंकि आनापाना सती ध्यान इतना सरल है, जो सरल चीज़ है वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। आप मंत्र जाप करो, कोई गुरु का मंत्र लीजिए, किसी की सेवा करो, किसी के चरण में बैठो, कहीं पैसे दो तो आपके घर पे कोई आएगा, ये सारी विश्वास धारणाओं को क्रॉस करते हुए अल्टीमेटली अपने पास, अरे हम आत्मा है, आत्मा की बातें इतने सारे लोग यहाँ पर बैठ के सुन रहे हैं, तो वी ऑल मस्ट बी ग्रेट सोल्स, दैट इज फॉर श्योर। यस यस वी आर। सो आप लोग अपने लिए ताली नहीं बजाएंगे तो आपके लिए कौन बजाएगा? जोर से बजाइए। टीना मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि हम ये जो हितेश बता रहे थे कि हम अपने कर्मा को जो है उसको अंडू कर, मतलब पहले तो हमारा समझ ये थी कि बस आपने किया तो आप भुगत रहे हैं, लेकिन हम उसे आगे भी बढ़ सकते हैं। वो हम, आपने कोई बुक में कोई भी आपको एग्जाम्पल याद हो जिसमें कि एक सोल ने ऐसा प्लान किया हो? जैसे हम सोल प्लान, योर सोल्स प्लान, मैम ने बहुत सुंदर सेशन किया उस पर, स्वाध्याय के, अमेजिंग सेशन, आप ज़रूर देखिए दोस्तों। अब बहुत जानकारी मतलब आप तक जो पहुंचाई जाती है वो बहुत सधी हुई लोगों के द्वारा, और बहुत दिल से पहुंचाई जाती है, और दिल की बात दिल तक जाती है, राइट? तो लीना मैम, कोई भी एग्जाम्पल ऐसा आपको याद हो जिसमें सोल ने ऐसा प्लान किया हो कि कैसे वो आगे बढ़े अपने उस चैलेंज से? ऑन जैसे रॉबर्ट शॉजी अपनी बुक जो उनकी सोल्स गिफ्ट है उसमें एक एग्जांपल देके बताते हैं कि दो सोल्स ने ये प्लान किया। एक सोल थी बहुत दब्बू किस्म की, अपनी बात नहीं रख पाती थी। दूसरी थी बहुत अग्रेसिव, दूसरे का क्या फीलिंग है वो नहीं समझ पाती थी। तो उन दोनों ने प्लान किया कि हम दोनों जब अर्थ पे 30 साल के होंगे, एक दूसरे से हम शादी करेंगे, उसमें तुम दूसरे की फीलिंग्स को समझना सीख जाओगे और मैं अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाऊंगा। चाहे हमारी ये मैरिज इतनी सक्सेसफुल नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमारी एवोल्यूशन बहुत हो जाएगी। तो दोनों प्लान करके जब धरती पे आ गए, तो जब जो दब्बू किस्म का व्यक्ति था, उसका नाम था, शायद नाम मैं भूल रही हूँ, तो जॉर्ज, उसकी एग्जांपल उन्होंने दी उसमें। तो वो एक उसमें ऑफिस में काम करता था जहाँ उसका जो बॉस था उसे बहुत डिसरिस्पेक्टफुल वे से ट्रीट करता था। एक दिन उसकी वाइब्रेशंस इतनी हाई हुई, उसका सेल्फ लव इतना बढ़ा कि उसने कहा अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, अब मैं, अगर मुझे रिस्पेक्टफुली ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो मैं ये नौकरी छोड़ दूँगा। तो उसकी उस बढ़ी हुई वाइब्रेशन को, उसकी जब वाइब्रेशन चेंज हुई तो उसके बॉस का बिहेवियर भी चेंज हो गया। तो उस बढ़ी हुई वाइब्रेशन को फिर उसने मेंटेन किया एट द एज ऑफ 30। अब 30 साल में वो जो दूसरी सोल थी जिसके साथ कांटेक्ट हुआ था, वो या तो वो आपस में मिलेंगी ही नहीं क्योंकि जॉर्ज की वाइब्रेशन हाई हो चुकी है, अगर मिलेंगे भी तो उन्हें एक दूसरे के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं होगी। इस तरह उस जॉर्ज ने अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करके एक जो उसने अनहैप्पी मैरिड लाइफ लीड करनी थी उसे चेंज कर लिया, जो उसका कर्मा कह लीजिए, उसका अनुभव कह लीजिए, या उसने सोल की ग्रोथ के लिए प्लान किया था। और जो दूसरी सोल थी सैली, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी उसी स्तर पे है तो वो अपने लिए एक ऐसा और पार्टनर ढूंढेगी जो उसकी फ्रीक्वेंसी के लेवल पे होगा, ताकि वो उसे मिरर कर सके और वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने लेसन सीख सके। तो इस तरह कई बार हम ध्यान से अपनी फ्रीक्वेंसी राइज करके, स्वाध्याय से अपने कई कर्मास को, आप कहिए जो बुरे कर्म है, अनवांटेड है, हम उन्हें वो कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो थैंक यू जी, धन्यवाद मैम। हितेश, आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि क्या, मान लीजिए हमारा बड़ा हैवी बैगेज है, सब कुछ ही गड़बड़ है लाइफ में, क्या एक जन्म में हम उसको करेक्ट करके सही मार्ग पर भी आ सकते हैं? क्या ये संभव है? देखिए, जब हम प्योर कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, उस शुद्ध चेतना की बात करते हैं, उसका एक एक्सटेंशन कह सकते हैं इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ अनंत हैं। तो कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि एक लाइफ में आप करो
या आप अनगिनत लाइफ टाइम्स लो, ये व्यक्ति विशेष पे, उस आत्मा पे निर्धारित होता है कि उसको एक लाइफ टाइम में करना है या मतलब कि बहुत सारे लाइफ टाइम्स लेने हैं। यूजुअली जो हमने अपनी रिसर्च में देखा है, एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं सोल इम्प्रिंटिंग। जैसे प्रिंट, इम्प्रिंटिंग प्रिंट से बना है कि जब हम एक शरीर लेते हैं, जैसे इस बार अगर मैंने हितेश का शरीर लिया, मेरे आत्मा के ऊपर कुछ लाइफ टाइम्स इम्प्रिंटेड हैं। जैसे मैक्सिमम हम देखते हैं 5, पर ये रूल ऑफ थंब नहीं है, ये बदल भी सकता है। हम इतनी लाइफ टाइम्स अगर लिखते हैं तो कभी कभी क्या होता है, उन सारी चीज़ों को एक साथ प्रोसेस करना हमारे लिए थोड़ा टायरसम और बड़ा एक्सट्रेनियस, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो सकती है हमें उस काम को करके। तो इसीलिए हम कुछ चीज़ें लिख कर आते हैं और कुछ चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। पर इसके विपरीत अगर बात करूं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी दी है रत्नाकर की। रत्नाकर एक डकैत था, लुटेरा था, और रास्ते में जाते हुए सब लोगों को पकड़ के उनका सामान चुराता था। एक बार उसको रास्ते में नारद जी मिले, तो नारद जी को सबने कहा कि भैया मत जाओ, वो पकड़ के, रत्नाकर रहता है यहाँ पे, आपको पकड़ के आपका सब कुछ छीन लेगा। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे पास है क्या जो छीन लेगा, मेरे पास तो एक तारा पकड़ा हुआ है जो तानपुरा, अगर इसको चाहिए तो ले ले। तो जब उसके पास वो पहुँचे तो रत्नाकर ने कहा कि जो तुम्हारे पास है वो मुझे सब कुछ दे दो। नारद जी हंसे। उन्होंने कहा कि तुम देखो लोगों से इतना छीन छीन के चीज़ें लेते हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये कर्म तुम्हारा प्रोसेस हो जाएगा? कह रहा नहीं, चाहे कर्म की जो भी बात है, पर मेरे को अपनी फैमिली को पालना पोसना भी है, उनका जाके मेरे को दिनचर्या चलानी है, उनका खाना पीना करना है, इसी से तो मैं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ करते हो तो ये जो दुष्कर्म तुम कर रहे हो, क्या तुम्हारी फैमिली इस दुष्कर्म का हिस्सा बनेगी? तो वो सोच में पड़ जाता, और सोच में पड़ता है, फिर कहता है कि चलो ठीक है, मैं ना जाके पहले पूछ के आता हूँ। नारद जी कहते ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ, तू आके मुझे बता, अगर वो कहेंगे कि तू जो कह रहा है ठीक है, मतलब कि वो तेरे कर्मा में भागी बनेंगे, तो तू मुझे ले जाइयो। वो घर जाता है, सबसे पहले अपने बुढ़े पिता को देखता है, वो चारपाई पे लेटे होते हैं। रत्नाकर उनको पूछता है, मेरे को एक एक ऐसे व्यक्ति मिला, तो उसने कहा कि तू छीन के चीज़ें लेता है, तो ये छीनने का जो कर्म तेरा बन रहा है, क्या तेरा फैमिली इसको भागीदार बनेगा? तो पिताजी क्या आप मेरे कर्म के भागीदार बनोगे? उसके पिताजी करवट बदल के सो जाते हैं, वो देखते ही नहीं है उसकी तरफ। फिर वो अपनी बीवी के पास जाता है, बीवी देखती है, बीवी खाना बना रही होती है। जैसे ही वो कहता है कि मेरे कर्म का भागीदार बनोगे, वो ज़्यादा अंगीठी में ज़्यादा फूंके मारने लग जाती है कि मुझे सुना ही नहीं कुछ भी। फिर वो अपने छोटे बच्चे के पास जाता है, बच्चा कहता पिताजी मैं तो छोटा हूँ, मुझे क्या पता। तो ऐसा जब होता है, उसके अंदर एक घंटी बजती है और वो आके नारद जी के चरणों में गिर जाता है। तो उसको समझ आता है कि जिनके लिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं अच्छे तरीके से भी कर सकता हूँ, इस दुष्कर्म से नहीं करना। तो नारद जी को वो कहते हैं कि अब मुझे सही राह दिखाइए, क्योंकि नारद जी एक बहुत ब्रिलियंट टीचर हैं, क्योंकि वो शिष्य को देख के उसके हिसाब से उसको टीचिंग दिया। तो उन्होंने कहा कि तुझे सारा दिन मरा मरा जपना है, क्योंकि तू लोगों को मारता है, तू मरा मरा जप। वो कह रहा मरा मरा जप? कह रहा चलो ठीक है, गुरु ने कहा है, मैंने गुरु माना है, मैं मरा मरा जपूंगा। वो सारा दिन मरा 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 राम 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 करता रह जाता है। और यही रत्नाकर आगे जाके वाल्मीकि बनता है, जिसकी रामायण हमारे घर में पड़ी है। तो ये क्या है, इतना बड़ा ह्यूज शिफ्ट एक ही लाइफ टाइम में। ऐसा ही अंगुलीमाल, हम सब अंगुलीमाल की कहानी अपने बचपन की किताबों में पढ़े हैं, कहाँ से एक दानव से रूप से वो। तो ऐसा कोई इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसा आप चाहें आप वैसा पिक कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ऐसे एक लाइफ टाइम में, जो हम वाल्मीकि जी को जानते हैं, संत वाल्मीकि जी को। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं, जैसे आपने बोला मिलारप्पा, मारप्पा थे उनके गुरु। एक लाइफ टाइम में वो भी एक डकैती थे, बहुत गरीबी से, एक अच्छे घर के थे, फिर गरीबी के अनुभव उनको लेने थे, फिर वो साधक बने एक ब्लैक मैजिक का, फिर ब्लैक मैजिक किया, बहुत सारे लोगों के ऊपर काला जादू इस्तेमाल करके उनके कर्मा में इंटरफियर किया। फिर मारप्पा जी मिले और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक लाइफ टाइम में उन्होंने जो भी दुष्कर्म करने थे वो करते हुए
फिर जब उनको सही गुरु मिले मारप्पा, एक ही लाइफ टाइम में उन्होंने ही बिकेम एनलाइटेंड. ही इज नोन एज द फ्लाइंग मास्टर. बहुत सारे लोग तिब्बत में कहते हैं ही इज द फ्लाइंग मास्टर, कि मिलारप्पा एक ही लाइफ टाइम में ट्रांसफॉर्म होके वो तत्वों के साथ इतने मिल गए, ही बिकेम वन विथ ऑल द एलिमेंट्स, दैट वो फ्लाई करने लगे. वैसे ही रामता है, जेजी नाइट की बुक्स जो हम पढ़ते हैं, द वाइट बुक, एंशिएंट स्कूल ऑफ रामता, एंशिएंट स्कूल ऑफ विजडम बाय रामता, ये सारे जो बुक्स हैं उन्होंने एक ही लाइफ टाइम में ही इवॉल्व्ड हिमसेल्फ. तो क्या ये मुमकिन है? यस, मुमकिन है. किसके ऊपर है? हमारे ऊपर. इसमें यस ऑफ कोर्स सोल प्लान का रहता है, बट जैसे हितेश सर ने कहा, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज. हम एक ही जन्म में जो भी सीखना चाहे वो सीख सकते हैं. बट हाँ, क्या आप तैयार हैं हर एक उस संघर्ष को? बिकॉज इनकी जीवन गाथा में जो हम सीखते हैं वो यही है कि संघर्ष तो होगा ही होगा. बट क्या हमारे अंदर इतना मनोबल है? क्या हम सही मायने में इतने ज्ञान की स्थिति में जी रहे हैं हर पल, इतनी जागरूकता से, कि हम आत्मा की स्थिति में जीना शुरू करें और हम नेचर में, प्रकृति में, हर एक तत्व में मिल जाए? तो ये हमें खुद अंतर चिंतन करना पड़ेगा. इसके साथ मैं ये भी ऐड Yes, करना चाहूँगा कि हम सब की कहीं ना कहीं डार्क लाइफ टाइम्स रही हैं, हम सब की. वो अलग बात है कि हम केवल अपनी अच्छी लाइफ टाइम्स को एक्सेस करना चाहते हैं, हम अपनी बुरी लाइफ टाइम्स को एक्सेस नहीं करना चाहते. जैसे हम कहते हैं कि 4 तरह की लाइफ टाइम्स हम सब उससे गुजरते हैं. सबसे पहली, जिसको हम कहते हैं किंगली लाइफ टाइम, जो राजकीय लाइफ टाइम्स होती है, जब आप राजा होते हो, रानी होते हो, जब आप किसी जगह के लीडर होते हो, मिनिस्टर होते हो. सेकंड होती है सोल्जर लाइफ टाइम्स, जब आप एक सेनापति या लड़ने वाले कोई पॉलिटिशियन, आप ऐसे लाइफ टाइम्स को पिक करते हो. थर्ड लाइफ टाइम्स होती हैं जिनको हम पॉपर लाइफ टाइम्स कहते हैं, यानी कि पावर्टी, गरीबी की लाइफ टाइम, जहाँ पे आपकी मृत्यु हुई भूख से हो रही है ना. तो इस तरह के लाइफ टाइम्स भी हम चूज करते हैं. और चौथी जिसे हम कहते हैं सेंटली लाइफ टाइम्स, जब आप एक साधु, एक संत, एक ऋषि, एक मुनि, एक टीचर, एक हीलर, एक शामनिक मेंटोर, आप ऐसी चीज़ों को पिक करते हैं. मैम, पति सर यही तो कहते हैं कि एक पिरामिड मास्टर ने अनेकों जीवन मेटीरियलिस्टिक जीवन जिया है, अनेकों जीवन उसने हिमालय पे तप किया है, तब जाके वो एक पिरामिड मास्टर बनता है जिसे संसार में ही निर्वाण को पाना है. तो हितेश जी, अभी कर्मा पर बात हो रही थी मैम, कि कई लोग सोचते हैं कि देखो मैं तो नॉनवेज नहीं खाता, बाकी परिवार वाले खाते हैं तो उनके लिए बना देता हूँ, उनके लिए ले आती हूँ. ठीक, हम तो नहीं खा रहे ना हितेश, तो फिर किस बात का कर्मा? देखिए, गीता कहती है मारने वाला, बनाने वाला, खाने वाला एक समान होते हैं. मैं ये सिचुएशन को समझ सकता हूँ कि आपके घर में कोई खाता है और आप प्यार के वश में आकर उनके लिए अगर नॉनवेज बनाते हैं, पर एक हेल्दी बाउंड्री भी हो सकती है जहाँ पे आप अपना सत्य बड़े प्यार से उनके समक्ष रख सकते हैं और किसी को एजुकेट करने का तरीका बना सकते हैं. जैसे मैं अगर आपको अपनी एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, हम ट्रेन में जा रहे थे, मैं और शुभांगी, और ट्रेन में शताब्दी में खाना मिलता है, तो हमारे साथ वाले ने ऑमलेट ऑर्डर किया और उन्होंने खाया. तो हमने, अब बैठे हैं, उनके साथ बैठना है, वो भी वही हैं जो हम हैं, ठीक है, पर हमने एक तरीका सोचा. हमारे पास उस दिन बाय लक हमारे पास एक वेजिटेरियनिज्म की बुक थी, तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको निकाल के अपने टेबल पे रखा, अपने टेबल पे, उनके टेबल पे भी नहीं. और उनकी दृष्टि उस जगह पे गई और उन्होंने उसको कहा कि आप मुझे ये दोगे कि मैं पढ़ना चाहूँगा. तो देखिए, अगर आपके फैमिली मेंबर घर में खाते हैं तो एक अच्छा तरीका ढूंढिए उनको एजुकेट करने का, ये आपको करना चाहिए. अगर आप लड़के उनको समझाने का प्रयास करेंगे, वहाँ बात नहीं बनेगी. तो एक आपका क्रिएटिविटी इसमें चाहिए. तो अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप सिखाने का बहुत अच्छा तरीका ढूंढ सकते हैं. इसमें मैं एक अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. मेरा जो छोटा दामाद है वो बहुत नॉन वेज का शौकीन था, और मेरी बेटी और उसमें 10 साल की फ्रेंडशिप रही है, LKG से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक.
और उन दोनों में यही था, वो कहता था कि तू मुझे नॉन वेज के लिए मना नहीं करेगी, और वो भी सोचती थी ठीक है। अभी इस बात पे दोनों पे झगड़ा होता था, और उसे पता था कि इसे पसंद नहीं है नॉन वेज भी मैं खाऊं। तो उसने, वो कहती, मैंने सिर्फ इंटेंशन रखी, विजुलाइज किया कि इसने छोड़ दिया है। शादी के 1 साल बाद पता नहीं उसके मन में क्या आया, मतलब हफ्ते में 3-4 दिन उसने खाना ही खाना, इतना वो शौकीन था कि एकदम से उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा अब। और उसके बाद वही सर्कल, फ्रेंड्स ने इतना फोर्स किया, अब तो तू शादी के बाद बीवी का गुलाम हो गया, उसका कहना मान रहा है, लेकिन उसने नहीं खाया, क्योंकि उसके अंदर से ही, जब तक हमारे अंदर से ना आए हम किसी के कहने पे छोड़ नहीं सकते। और उसने नहीं, उसके फादर ने भी, दोनों ने एक साथ पूरी फैमिली में ही छोड़ दिया। तो हम इंटेंशन भी रख सकते हैं इसके लिए। एक्चुअली इसमें मैं 2-3 पॉइंट्स बताना चाहूँगी। एक है कि सोल लेसन, कि अगर आपको समझ में आया है, मेरे जो एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं, अक्सर बहुत सारे लेडीज़ जिनको जो आते हैं बोलते हैं कि मैम मैं घर पे बहुत फोर्स करते हैं, मेरे इन लॉज हैं, मुझे बनाना ही पड़ता है, माय हस्बैंड मेरे बच्चे को खिलाते हैं। सिर्फ नॉनवेज का ही नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे जीवन में जो हम समझ जाते हैं, बट दूसरे लोग हमारे आसपास, क्या हम जो करते हैं हमारे फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। तो एक है कि आपका सोल लेसन है कि आप अपने लिए कितना स्टैंड करते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोल लेसन्स इज टू स्टैंड फॉर योर ट्रूथ। आपको अपने सत्य के लिए जीना। ऑफकोर्स कैसे क्रिएटिवली हम उनको बताएं, ये आपके ऊपर है कि आपकी कितनी वाक शक्ति है, वाक सिद्धि है आपकी, कि आप उनको बता पा रहे हैं सही मायने में। दूसरा होता है, जैसे लीना मैम ने कहा, इंटेंशन, वो तो रहता ही है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। तीसरा, कर्मा इज रिलेटेड टू चॉइस, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग रहा है। आप खुद उस परिस्थिति को चुन के आए हैं, वो आपके लिए बाधा नहीं है, तो आपके लिए एक लेसन है। तो हमारे लिए अब एक चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो, बनाना या ना बनाना, ये आपका एक चॉइस रहेगा। आप अपनी लाइफ में जिस सोल लेसन में गो थ्रू कर रहे हैं, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत बारी मैंने ये भी देखा है, नॉट जस्ट, मैं सिर्फ नॉनवेज का एग्जाम्पल नहीं बताना चाहती, कि बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पर हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको इस कार्यक्रम में आना है, बट कोई और पर आपके घर में कोई फंक्शन आ गया। अब आपका चॉइस है उस समय कि आप अपनी आत्मा की प्रगति के लिए कुछ चुनते हैं, या आप अपने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करने के लिए वो डिसीजन लेते हैं उस समय। ना कोई सिचुएशन में कोई बोल सकता है कि नहीं, हमारा परिवार का धर्म ही करेक्ट है, बट किसी किसी परिस्थितियों में ये भी रहता है कि सोल खुद वो सिचुएशन चुन के आई है, अट्रैक्ट करा है वो सिचुएशन, ताकि आप अपने लिए एक कदम आगे उठाए अपने सोल एवोल्यूशन के लिए। तो कर्मा इज अ चॉइस इन दिस रिगार्ड। कर्मा इज अ प्रोसेस ऑफ सोल एवोल्यूशन। कर्मा एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारी आत्मा की प्रगति के लिए एक मार्ग बना के देता है। ये कोई गठबंधन नहीं है जिसको हमें हर वक्त सिर्फ बैलेंसिंग करना रहता है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है जहाँ पर आपको हर वक्त एक संघर्ष का मौका मिल रहा है, तो आपको ये देखना है कि मेरे लिए क्या सही है, व्हाट इज राइट फॉर मी। किसी सिचुएशंस में आपका परिवार में या सांसारिक धर्म का निभाना ही बिल्कुल सही है, आपने कुछ पास में किया है उस कर्मा को बैलेंस के लिए, बट किसी किसी सिचुएशंस में आपको अपने लिए स्टैंड लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सोल एवोल्यूशन के लिए। तो जो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये आपको खुद अपने अंदर चिंतन करके देखना है कि आपके लिए क्या सही है। बिकॉज किसी ने बताया वो आपके लिए सत्य नहीं बन जाता। आपके जीवन में वो क्या ऐसी अनुभव है, आपको क्या करना चाहिए, आपको खुद अपने अंतर मन से जानकर ही करना होगा।